हाँ सर। तो अगर किसी को कैमरा ऑन भी करना है तो अभी कर लो। हाँ, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम फंक्शन से, है ना। तो फंक्शन फंक्शन की डेफिनेशंस जो है, डेफिनेशन दो तरह की डेफिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे। पहली जो डेफिनेशन है वो आपकी बेसिक डेफिनेशन है। क्या दे रखा है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। पहले तो जब आप कोई फंक्शन को डिफाइन करोगे तो फंक्शन भी सेट से ही बना गया है और उसमें आपके पास नॉन एम्प्टी सेट आपको लेना है। अब इसके जस्ट रिवर्स में अगर मैं ये बोल दूं कि अगर एम्प्टी सेट लेंगे तो क्या होगा? अगर मैं एम्प्टी सेट लेता हूं तो मेरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने वाले जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे वो 1 हो जाएगा। ठीक है। और उस केस में आपके पास जो रिलेशन फॉर्म होगा वो नल रिलेशन फॉर्म होगा। तो नल रिलेशन के केस में मैं फंक्शन फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है। इसीलिए क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, एफ बी ए रिलेशन विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। चलो इसी डेफिनेशन को हमने, ये जो डेफिनेशन है इसको हम फिर से पढ़ेंगे एक बार। यहाँ पे करेक्ट करके इसको लिखा गया है कि ए फंक्शन एफ ए टू बी कैन बी कंसिडर्ड एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब आप ये देखो ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला गया? क्योंकि अगर आपके पास कोई दो सेट दे रखा है, एक सेट ए दिया हुआ है और दूसरा सेट बी दे रखा है, तो हमने सबसे पहले क्या किया था? अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है तो इस नॉन एम्प्टी सेट से मैंने क्या किया? इस नॉन एम्प्टी सेट से ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया था। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से का जब मैंने सबसेट लिया यानी सेट ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहां से मुझे रिलेशन मिला था। ठीक है ना, यहां से रिलेशन मिला था। अब रिलेशन के बाद हम जाके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या दी गई है। फंक्शन की डेफिनेशन है ए मैपिंग या ए रिलेशन इज ए फंक्शन which is defined from f from a to b is said to be a function if each element of set a has an image in set b and only one image in set b। इसका मतलब समझो है क्या? मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास कुछ एलिमेंट है सेट ए में, ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। तो सेट ए में मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए और इससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट सेट बी में ले लिए। अब आपको क्या करना है? सेट ए से सेट बी को हम फंक्शन तब बोलेंगे जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इसका कोई ना कोई इमेज सेट बी में होना चाहिए। मतलब सेट ए में जो भी एलिमेंट है इसका कोई ना कोई इमेज कहाँ होना चाहिए? आपका सेट बी में होना चाहिए। ठीक है, तब जाके इसको हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन और रिलेशन में इसी चीज का डिफरेंस है। जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो उस केस में आपका एक फंक्शन मोर देन वन नंबर से भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे अगर रिलेशन होता ना, तो अगर रिलेशन होता तो वन को मैं बी से भी कनेक्ट करता, वन को सी से भी कनेक्ट करता, वन को डी से कनेक्ट करता, वन को ई से कनेक्ट करता, वन को एफ से और वन को जी से। सिमिलरली इसी तरह से मैं 2 3 4 5 सबके साथ ऐसे करता तो मुझे एक रिलेशन मिलता। ठीक है, मगर जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में क्या कहा जाता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन इमेज इन सेट बी एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एक इमेज तो होना चाहिए सेट बी में और एक ही इमेज होना चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा कि ए से बी में मेरा फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो ये जितनी भी ब्लू लाइन है ये सब लाइन यहाँ पे नहीं आएगी। अब ये जो 3 है वो किसी ना किसी एक से कनेक्ट हो सकता है यहाँ पे, तब हम इसको क्या कहेंगे? फंक्शन। इसी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से ऐसा बोला गया कि जैसे हमने ये बोला ना कि फंक्शन फंक्शन बना किससे है? वो रिलेशन से ही बना हुआ है ना। तो इस डेफिनेशन को किस तरह से लिखा हुआ है? फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या? हम जानते हैं कि अगर ए और बी इस तरह से मेंशन किया गया है तो ये मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये फंक्शन f फ्रॉम ए टू बी कैन बी कंसिडर्ड एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कब ऐसा कहा जाएगा? वेयर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट वो बी से बिलोंग करेगा।
और यहाँ पे जो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए को क्या बोला जाता है, एफ इज द इमेज ऑफ ए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी डी और ई आ रहा है, तो इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, ए इज द इमेज ऑफ 1, बी इज द इमेज ऑफ 2, सी इज द इमेज ऑफ 3, डी इज द इमेज ऑफ 4, ई इज द इमेज ऑफ 5। तो यहाँ पे जो ए बी सी है इसको क्या बोला जाता है कि ए इज द इमेज ऑफ 1 अंडर फंक्शन, या आप ऐसे लिख सकते हो, ए इज द इमेज ऑफ 1 अंडर एफ। तो एफ फंक्शन के अंदर में हमने ये देखा कि 1 का जो इमेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब इसको तो हमने ये बोला कि अगर ये इस डायरेक्शन से जा रहा है तो यहाँ पे ये इमेज हो जाएगा, इसको आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो और ये इमेज हो गया। मगर इसका जस्ट रिवर्स हम क्या बोलते हैं कि 1 इज द प्री इमेज। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का आपको टर्म मिलेगा, प्री इमेज ऑफ ए अंडर एफ। ठीक है, तो A इज द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ A। क्लियर है बेटा? तो इमेज और प्री इमेज, इस तरह के आपके दो टर्म यहाँ पे डिफाइन किए जाएंगे। ठीक है, अब जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, इस फंक्शन में देखो क्या दे रखा है डेफिनेशन। एक तो ये डेफिनेशन हो गया कि f कैन बी कंसिडर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A और FA, और A belongs to A और FA belongs to B, which is F is a image of A and F is the subset of A cross B। क्यों ऐसा बोला गया है कि F is the subset of A cross B? क्यों? क्योंकि सब जो फंक्शन है वो रिलेशन से बनाया हुआ है, और रिलेशन इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A cross B। तो A cross B में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, उस एलिमेंट्स का कुछ पार्ट आपने रिलेशन बोला और उसका ही सबसेट आपने क्या बोला कि वो मेरा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक और डेफिनेशन दी जाती है फंक्शन की, वो क्या, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से वो ऐड होना चाहिए या एसोसिएट होना चाहिए। दूसरी बात, सेट ए का जो भी एलिमेंट है उसका एक यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए। अब इसका मतलब समझो क्या है कि एक यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए। एक तो ये बोला कि एटलीस्ट 1 इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी इन सेट बी। ठीक है, इसमें जितने एलिमेंट है उसका एक इमेज सेट बी में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा क्या है कि अगर मैं 5 को F से कनेक्ट कर देता और 5 को E से कनेक्ट करता, तो यहाँ पे मेरे 5 का 2 इमेज हो गया है। ठीक है, और ये चीज बाय डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, तो सेट बी में एक ही इमेज होनी चाहिए, तब जाके मैं उसको क्या बोलूंगा, वो फंक्शन होगा। अगर ऐसा कहीं पे आपको मिलता है तो इस केस में मैं नहीं कह सकता कि ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका कई बार अलग होता है। जैसे आपने एक फंक्शन डिफाइन किया ए से बी सेट में, और इसको डिफाइन किया, यहाँ पे आने वाला आपका एलिमेंट 1A है, 2B है, 3C है, 4D है, 5E है, तो अभी ये फंक्शन है। मगर अगर इसमें 5E के साथ में 5F भी आ गया तो इसे मैं फंक्शन नहीं कहूँगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरा फंक्शन अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है बेटा कि कब अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आपको लिखा हुआ दिया है तो कब वो फंक्शन होगा और कब नहीं होगा। सही है, अब मान लो कि इसमें से कोई एक एलिमेंट में हटा देता, जैसे मैंने 1, A हटा दिया, अभी भी ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि हमारी डेफिनेशन में क्या बोला है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एटलीस्ट 1 इमेज इन सेट बी। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं उसका सेट बी में कम से कम एक इमेज तो होना ही चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 1 का तो कोई इमेज ही नहीं है, तो 1 का इमेज नहीं है तो मैं इसको फंक्शन अभी डिफाइन नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट 1 का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, और एक ही इमेज होना चाहिए। एक से ज्यादा होगा तभी भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन में हम दो चीज देख रहे हैं, ए से बी में एटलीस्ट 1 इमेज होना चाहिए सबका, और एक ही इमेज होना चाहिए। क्लियर बेटा यहाँ तक का? दूसरी बात क्या याद रखना है आपको
कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरीली ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो मेरा फंक्शन डिफाइन किया गया है, फंक्शन आपका आर का ही सबसेट होता है, इसी से बना है। अब कुछ रिलेशन ऐसा हो सकता है जो फंक्शन नहीं है। क्या यहाँ तक का क्लियर है सब चीजें? डेफिनेशन क्लियर है बेटा? यस सर। चलो मैं चेक करता हूँ कि डेफिनेशन, मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 दिया है और ये ए बी सी है, मैंने ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, अभी ये फंक्शन है क्या? अभी ये फंक्शन है क्या? अरे कोई तो बोलो, फंक्शन नहीं है है या सर। नहीं है? नहीं है। किसी को नहीं पता है क्या? सर नहीं नहीं है है सर। फंक्शन नहीं है, राइट, ठीक है। सर, फायदों में नहीं सर। और अगर मैं 3 को इससे कनेक्ट कर दूं तो सर अभी किससे? फंक्शन है? हाँ सर, अब है। ठीक है, हाँ अभी है फंक्शन। हाँ, और सब बच्चे जो नहीं बोल रहे उनको भी बता दे रहा हूँ, फंक्शन है। सर डिले बहुत हो रहा है, हेलो, मतलब आवाज आ रही है पर वीडियो डिले हो रहा है। एक मिनट। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से दिया है, ए को 1 से कनेक्ट किया, 2 को हमने इससे कनेक्ट किया और 3 को बी से कनेक्ट किया। अभी ये फंक्शन है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब देखो फंक्शन में बस इतना ही बोला गया है कि एवरी एलिमेंट डोमेन। ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, इसमें सेट बी में कम से कम उसका एक इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला गया कि डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि 2 का इमेज कुछ और हो, 3 का इमेज कुछ और होगा, ऐसा कोई डेफिनेशन में मेंशन नहीं किया गया है। बस इतना ही मेंशन है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसका यहाँ पे इमेज होना चाहिए, बस इतनी ही डेफिनेशन है हमारे फंक्शन की। तो इस केस में हो सकता है कि सेट बी में आने वाला जो एलिमेंट है उसमें कुछ एलिमेंट ऐसा है जो किसी से कनेक्ट ना हो। इसका मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट सेट बी में पॉसिबल है जिसका प्री इमेज सेट ए में ना हो। ठीक है, ये पॉसिबल है। अब क्या है कि यहाँ सेट ए में जो आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं, सेट बी में एलिमेंट आ रहे हैं, तो सेट ए में आने वाले एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? इस एलिमेंट्स को कहते हैं कि ये हमारा डोमेन है, सही है ना? डोमेन ऑफ फंक्शन, जैसे रिलेशन में हमने डोमेन देखा था, सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ए टू बी। तो ए से बी में अगर आपका फंक्शन डिफाइन है तो फर्स्ट वाला जो सेट है इसके जितने भी एलिमेंट है उसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? वो डोमेन होगा। अब जो सेट बी आ रहा है यहाँ पे, सेट बी को हमने बोला कि ये को डोमेन है, इसका मतलब नेमिंग कर रखा है। तो सेट बी में जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उन सभी का अगर हम कलेक्शन लेंगे तो को डोमेन मिलेगा हमें। अब देखो को डोमेन आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास एफ ऑफ ए टू बी ये डिफाइन करके दिया हो, है ना? तब जाके आप को डोमेन निकाल सकते हो। इसमें एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या होता है? अब रेंज, अब देखो कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है। जब हम कोडोमेन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट आएंगे, और जब मैं रेंज की बात करूंगा तो ए और बी बस दो ही एलिमेंट यहाँ पे मेंशन आएगा। ठीक है, अब रेंज के लिए क्या बोला जाता है? इमेज ऑफ एलिमेंट, इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज, यानी सेट ऑफ इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नोन एज रेंज। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का जो इमेज है उन सब के कलेक्शन को हमने रेंज बोला है। बी एलिमेंट में जो भी आएगा उस सब को हम क्या? कोडोमेन बोलेंगे। और सेट ए में जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको हमने बोला डोमेन। डोमेन। तो ये तीनों चीजें क्लियर है कि कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है।
हाँ सर। ठीक है। अब कई बार क्या प्रॉब्लम होगा, मान लीजिए आपको ऐसे करके एक फंक्शन दे दिया, जैसे मैं साइन फंक्शन जानता हूँ कि साइन एक्स क्या होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन दे दिया, मगर मेरे पास डेफिनेशन, आप देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया है ना, तो यहाँ से एक्स का कौन सा वैल्यू मैं यूज कर सकता हूँ वो जरूर बता सकता हूँ, यहाँ से इमेज क्या आएगा मैं वो भी बता सकता हूँ, मगर यहाँ पे आप को डोमेन डिफाइन नहीं कर सकते कि को डोमेन क्या होगा। हाँ ठीक है, क्योंकि कोडोमेन के लिए आपके पास इस तरह से डेफिनेशन देना जरूरी है। जब इस तरह से लाइन मेंशन की जाएगी कि एफ ऑफ आर टू आर या एफ ऑफ आर टू जेड या कुछ भी इस तरह से, मगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन मेंशन होना चाहिए, तब जाके आप कोडोमेन डिफाइन कर पाओगे, नहीं तो आप कोडोमेन नहीं बता सकते। ठीक है, तो उस केस में, इस केस में अब जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो मैं जानता हूँ एक्स कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे x आपका रियल नंबर है, तो सही है, कोडोमेन आपका रियल नंबर है, मगर जब आप इसका रेंज निकालते हो तो हम ये जानते हैं कि साइन एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आती है, हाँ या ना। तो आप ये देख हाँ रहे हो सर। कि रेंज और कोडोमेन, सही है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है यहाँ से कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ, या आपका जो रेंज है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है बेटा, सही है ना। तो रेंज आपका किसका सबसेट हो गया, कोडोमेन का सबसेट हो गया। सेट बी को ही हमने कोडोमेन बोला है, सेट ए को यहाँ पे डोमेन बोल रखा है, सही है, ये तीन चीज हो गई। अब बात कर रहे हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट की, कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो फंक्शन दे रखा है, तो आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो कि आपका जो ग्राफ है वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, कैसे देखेंगे, मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, आप ऐसे ले लो, हाँ, जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, हम इस तरह से ले लेते हैं, तो ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। मान लो कि आपने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले लिया। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में आप ये देखो, आप x की एक पर्टिकुलर वैल्यू, मान लो a हटा देते हैं, a हटा देते हैं ताकि हम इसको कैलकुलेट कर पाए, ऐसे ले लेते हैं। तो इस x की जगह पे मैं अगर 4 पुट कर दूं, तो वाई स्क्वायर तो 16 हो गया। अब यहाँ से y की कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 2 +और -4। +-4। ठीक है, वो हम जानते भी है, +-4 वैल्यू मिल रही है। तो आप क्या देख रहे हो कि जब मैं यहाँ से मैपिंग करूंगा, जैसे यहाँ पे आपको जो इस तरह से ना जो दो बॉक्स देख रहे हो वो मैपिंग है और कुछ नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने x का वैल्यू है और ये y fx का वैल्यू है, या आप यहाँ से यहाँ फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। आप इसको fx नहीं लिखते, यहाँ से यहाँ पे fx जरूर लिखते, ठीक है, और ये हो गया। अब इसमें आपने एक नंबर लिया x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4 लिया तो y का वैल्यू यहाँ पे 4 आया और -4 भी आया। प्लस और -4 तो जब आया, मैं हाँ। इसको कनेक्ट करूंगा तो क्या मोर देन वन इमेज मिल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, हाँ इमेज का मतलब है जब आप फंक्शन की बात करोगे और ग्राफ ड्रॉ करने की बात करोगे, तो जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो ना एफ ए टू बी, तो इस ए का मतलब है एक्स एक्सिस पे आने वाला वैल्यूज, और बी का मतलब है वाई एक्सिस पे आने वाला वैल्यूज। ठीक है, इस तरह से आपका फंक्शन डिफाइन होता है। अब इस फंक्शन में जनरली जब मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया, जैसे एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे 4x बोल दिया, तो ये जो x है, इस x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये कैसा वेरिएबल हो गया आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और जिस पे मेरा फंक्शन डिफाइन है ओवरऑल y या fx जो है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है बेटा, सही है ना। तो ये हम्म। डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x जो है आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जब हम fx के टर्म में लिख रहे हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ, वर्टिकल टेस्ट मेथड मुझे क्या कहता है कि अगर मैं एक कोई पर्टिकुलर लाइन ऐसे करके वर्टिकली लाइन ड्रॉ करूँ, लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ किया है, इफ इट इंटरसेक्ट द कर्व इनटू मोर देन वन पॉइंट, देन द ग्राफ इज नॉट शोइंग द फंक्शन। ठीक है, क्या बोला गया कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, कोई भी एक लाइन आपने वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया है, अगर इस लाइन ने
इस कर्व को मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो ये जो ग्राफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। If a line is drawn parallel to y-axis and it intersects the curve at more than one point, then it not represent a function। ठीक है, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सिमिलरली इसी तरह से जैसे पैराबोला फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, मगर इसी की जगह पे मेरे पास, ठीक है, इसकी जगह पे अगर मेरे पास इस तरह का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता तो क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? आया ना? अरे कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके तो देख लो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? एक ही 1 1। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या ये फंक्शन है? हाँ सर। ठीक है, देखो अगर ग्राफिकली चेक करना है तो आपको क्या करना है, कोई भी जो कर्व दिया है आप बस ऐसी लाइन ड्रॉ करो जहां पे मैं अपने कर्व को दो पार्ट पे या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पाऊँ, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। इतना सफिशिएंट है प्रूफ करने के लिए। दूसरा क्या है, जैसे इस कर्व की हम बात करें तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे ना, A to Z कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आप क्या देखोगे, ये बस एक सिंगल पॉइंट पे मेरे फंक्शन को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो अगर ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या आ जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। तो एक पैराबोला फंक्शन नहीं है, दूसरा पैराबोला अपने आप में एक फंक्शन है। सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, मान लो कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जो ये सर्कल ड्रॉ किया है तो मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना। तो अगर ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं? जैसे ये देखो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या ये फंक्शन होगा? एक्स नहीं स्क्वायर सर। प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 4, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। मगर इसी की जगह ना आईआईटी में एक क्वेश्चन मेंशन किया गया था इसी के ऊपर। मान लो कि आपका सर यहाँ आपका से नेटवर्क यहाँ इश्यू है तक आज। यहाँ से यहाँ तक का हमने डिफाइन कर लिया और ये वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है। बस इतना ही लिया हुआ है, बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसका मतलब क्या है, इसको लेने का तरीका आप देखो कैसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिया और y इक्वल टू, मैं ये जानता हूँ कि प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो इस चीज़ को कैसे मेंशन कर दिया इन्होंने, वैसे कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन टेक 4 माइनस एक्स स्क्वायर, व्हेन x इज लेस देन 0 तो आप माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है। इस तरह से आपने ले लिया। तो अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि ये मेरा फंक्शन है, अभी फंक्शन है ये। मगर ओवरऑल जब मैं इस पूरे सर्कल की बात करूंगा तो ये पूरा सर्कल अपने आप में फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता तो वर्टिकल लाइन इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, मगर बस अगर यहाँ से यहाँ तक का डिफाइन करूँ और यहाँ से यहाँ डिफाइन करूँ तो आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। क्या कहते हो? सर ऐसे बाकी दो छोड़ के वो दो को करो तो भी सेम ही होगा हाँ, सर। बाकी दो को हमने लिया नहीं है, मतलब हम डिफरेंट अपने से ऐसा फंक्शन बना सकते हैं या रिलेशन को इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं कि वो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। हाँ सर। अब जैसे ये ऊपर वाला ही, ऐसा नहीं है कि मैं इसको फंक्शन नहीं बना सकता,
अगर इसी डेफिनेशन को मैं ऐसे लिख लेता ना कि y इक्वल टू √4x व्हेन x इज, है ना। अब आप ये देखो x तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बस मुझे ऊपर वाला पोर्शन मिलेगा, नीचे वाला पोर्शन मिलेगा ही नहीं। तो जब ये वाला पोर्शन आपको नहीं मिल रहा है तो ये फंक्शन देखो, अभी अभी ये फंक्शन हो गया, बस इतना पोर्शन रहेगा तो, क्योंकि अभी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं चीजों को फंक्शन बना सकता हूँ, बस मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरा जो वर्टिकल लाइन आ रहा है वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करके बस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ये है वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि जो भी कर्व आपको दिया गया है वो कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं। और बस सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट मतलब फंक्शन नहीं है, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब फंक्शन है। अब कई बार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो फंक्शन है वो बस एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके अलावा जैसे मान लो आपने इस तरह से कर्व ले लिया, ठीक है, तो इस कर्व में मैं ये क्या देख रहा हूं कि आपका यहाँ पे अगर कोई लाइन ड्रॉ किया तो ये मोर देन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके बाद आप कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है चीजों को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, सही है ना। तो अगर यहाँ से मुझे एक भी एग्जाम्पल ऐसे या एक सिंगल लाइन ऐसी मिल रही है जहाँ पे ये मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मेरे कर्व को, तो वो एग्जाम्पल सफिशिएंट है क्या प्रूफ करने के लिए कि मेरा जो ग्राफ है वो फंक्शन नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? बेटा समझ में आ गया यहाँ तक का? हाँ सर। बस चलिए बस ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन तो आपको डायरेक्टली दिया सर होगा। इसके नोट्स आज आ जाएंगे ना? हाँ, नोट्स आज मिल जाएंगे। तो जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन में हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तो डोमेन, दूसरा कोडोमेन और तीसरा रेंज, है ना। तो क्या है कि अभी आप जितने भी फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे यहाँ पे, वो हम रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि और फंक्शन नहीं हो सकते, हाँ, मगर हमने अपनी जो स्टडी है वो कहाँ तक का लिमिटेड कर दी, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है फंक्शन विच गिव्स रियल वैल्यूज, सही है ना। वो फंक्शन जो आपको कैसे वैल्यूज देंगे, रियल वैल्यूज देंगे, उसको हमने क्या बोल दिया कि वो रियल वैल्यूज फंक्शन हो गया। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इसके बारे में हमें स्टडी करना है। दूसरी बात, डोमेन की एक और डेफिनेशन मेंशन की जाती है। एक तो ये डेफिनेशन होगी जो सेट वाली डेफिनेशन है, एफ ऑफ ए टू बी बी ए फंक्शन, तो ए इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। एक तो ये डेफिनेशन है, इसी के साथ एक और डेफिनेशन है हमारे पास डोमेन की, सेट ऑफ values of x for which function define is known as domain। ठीक है, तो क्या बोला, x की वो सभी वैल्यू का कलेक्शन जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइन होगा उसे मैं डोमेन बोलूंगा। और जनरली अगर आपको डोमेन का एक्सटेंट लेना है कि डोमेन कहाँ होगा, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपका डोमेन आता है। ठीक है, आप जो भी वैल्यूज दोगे वो डोमेन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस तरफ डोमेन आएगा, और रेंज वाला या को डोमेन वाला वैल्यू जो है वो आपको वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मिलेगा, है ना। ठीक है, यहाँ मिलेगा। अब देखो क्या बोला गया कि हमने बोला कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो सभी वैल्यू जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइन है उसको मैंने क्या बोल दिया कि वो मेरा डोमेन है। अब यही चीज हम कुछ रूल के थ्रू सीखेंगे। अब जो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है ना डोमेन की, वही चीज अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहला रूल क्या है कि अगर स्क्वायर रूट में कोई भी आपने फंक्शन लिया, कोई भी फंक्शन आप स्क्वायर रूट के अंदर लेते हो, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो यहाँ पे आने वाला एफ एक्स फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर देगा आपको। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी फंक्शन आता है या जो भी एक्सप्रेशन आता है रूट के अंदर, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ए पॉजिटिव। ठीक है,
ये पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात इसकी करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स आपके पास दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। पॉजिटिव होने का मतलब पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव आप बोलो, क्योंकि पॉजिटिव और जीरो दोनों लेना है। तो अभी आपके पास इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिक्स को थ्री मल्टीप्लाई टू कर सकता हूँ, या आप यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ टू इंटू टू सर एक्स, 5 into 1। है ना, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर फोर प्लस टू लिख दूँ तो मैं सर 5 और 1 ले सकते हैं ना। फाइव और वन, नहीं। हाँ फाइव और वन भी ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, सर नहीं ले सकते ना। मगर सिक्स को आपने सिक्स मल्टीप्लाई वन करोगे तो सिक्स लेंगे ना, फाइव नहीं लेंगे। मगर सिक्स से फोर तो आ नहीं सकता। देखो आप सिक्स को दो ही तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो, एक तो टू मल्टीप्लाई थ्री कर सकते हो, एक सिक्स मल्टीप्लाई वन कर सर सकते हो। तो भी फाइव नहीं आएगा सर, फोर कहाँ से आएगा? सर नहीं होगा। है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, फोर एक्स प्लस फोर ले लूँ और प्लस टू ले लेता हूँ, ऐसा। हाँ ऐसे तो ये होल हाँ, स्क्वायर वाला में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब एक्स का कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, हाँ हाँ या ना। ठीक है, एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। x belongs तो to इस R। केस, हाँ तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमने क्या कहा था, डोमेन क्या होता है, फॉर, है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो सभी वैल्यू जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइन है। अभी तो यही मेरा फंक्शन था, तो ये तो एक्स की सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है। इसका मतलब एक्स बिलोंग टू आपका रियल नंबर हो जाएगा। या आप डोमेन की अगर बात करते हो कि डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन belongs to ऑफ R। फंक्शन मस्ट बी, ये जो है वो आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसको हटा देते अब हैं, सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सेट ओपन इंटरवल, कोडोमेन भी सेम ही होगा है ना ना। सर? ठीक है, हाँ कोडोमेन के लिए तो मेंशन करना पड़ेगा ना बेटा, उसको एफ आर टू आर मेंशन कर रहा है या क्या मेंशन कर रहा है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर रेंज। ठीक है, तो मान लो कि इसी में अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन दे दे कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स माइनस फाइव प्लस रूट ओवर सेवन माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा ले दिया। तो रूट क्या चाहता है, रूट तो ये चाहता है कि उसके अंदर जो भी वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे भी इसको भी पॉजिटिव करना है, इसको भी पॉजिटिव करना है। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 5 और x लेस मस्ट देन बी और इक्वल्स टू 7। लेस देन 7। तो दोनों में जो कॉमन होगा वो आपका आंसर हो गया। माइनस इनफाइनाइट टू 5। दोनों में जो कॉमन, 5 से बड़ा है x और 7 से छोटा है। अच्छा हाँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको पहला रूल समझ में आ गया कि जब भी आप डोमेन कैलकुलेट कर रहे होगे तो रूट के अंदर जो भी फंक्शन आएगा उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर देन जीरो, आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेकेंड जो रूल है, सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर आपका कोई फंक्शन रेसिप्रोकल है तो फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो ये वाला फंक्शन आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सेकेंड रूल के हिसाब से। क्लियर बेटा? हाँ सर। ठीक है, ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अब मैं ये चाहता हूं कि एफ एक्स वाला जो टर्म है, सही है, एफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर इसे जीरो नहीं होना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो आप फंक्शन देख रहे हो, पहली बात, पहला तो ये रूट के अंदर है।
अगर ये रूट के अंदर है तो रूट की कंडीशन क्या थी कि ये जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है कि नहीं? x माइनस मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी है, इस वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ कि x माइनस मॉडुलस x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जो हमने यहाँ पे एफ एक्स के लिए डिफाइन किया कि x माइनस मॉडुलस ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं होता है तो यहाँ से आपकी 0 वाली जो इनइक्वलिटी है वो भी हट जाएगी, और फाइनली यहाँ से जो इनइक्वलिटी फॉर्म होगी वो x माइनस मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x। तो x किस केस में मॉडुलस ऑफ x से ग्रेटर होता है और इक्वल टू तो हो नहीं सकता। तो अब देखो यहाँ से हमने दो कैटेगरी बना ली है ना, कि अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा तो क्या होगा। अगर नंबर पॉजिटिव है तो मॉडुलस का तो कोई काम ही नहीं है, तो उस केस में ये ऐसा बन जाएगा। और अगर x निगेटिव है तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे मॉडुलस वाला जो टर्म है वो मुझे क्या दे देगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का काम तो पॉजिटिव बनाना है। तो ठीक सर है, 0 नहीं हो तो जाएगा? या आपने -1 पुट किया, आप यहाँ पे -1 पुट करके देखो, ऐसा नहीं हो जाएगा -1 पुट करोगे तो। ठीक है, तो तो प्रैक्टिकली ये, पॉसिबल थोड़ी होगा। हाँ ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मेरा जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो क्या होगा, या तो 0 नहीं हो मतलब 5 या तो आपका एम्प्टी सेट। क्या सेकेंड रूल, मैं पहले 5 रूल आपको सिखाऊंगा क्या क्या है, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिक्स करके करेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एक पर्टिकुलर रूल पे नहीं आता। तो दूसरा रूल क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ ठीक है, थर्ड जो रूल है वो रूल है लॉग की डेफिनेशन के ऊपर। जब हमने लॉग की डेफिनेशन दी तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन क्या दिए, जब लॉग ऑफ एक्स बेस ए कहते हो तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड, है ना, ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए इज नॉट इक्वल टू 1। एक तो ये होगा, दूसरी बात एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एक्स निगेटिव भी नहीं हो सकता। क्लियर है, ये लॉग की डेफिनेशन है। लॉग ऑफ एक्स बेस ए अगर आप लिख रहे हो तो आपका जो पहला यहाँ पे बेस एक ये एक्स दिया है, ये एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात जो बेस ए है, ए इज नॉट इक्वल टू 1 एंड ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया तो एफ एक्स के अंदर सबसे पहला जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, लॉग रूट है ना, तो पहले रूट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो रूट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि समथिंग विद इन द रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो भी रूट के अंदर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, अब लॉगरिथम के बारे में क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ये जो वैल्यू है अगर ये लेस देन 1 है तो मैं लॉगरिथम में इसको, है ना, अगर मैं चेंज करता हूँ तो मैं 0.4 की पावर 0 ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी ना अगर ये आपका 0 से 1 के बीच में आता है तो। यहाँ से मुझे क्या मिला, x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 5 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस ऑफ 9 आया डिवाइडेड बाई x प्लस 5 आया लेस देन 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि जो माइनस ऑफ 9 है वो तो ऑलरेडी निगेटिव है, और यहाँ पे ओवरऑल जो एक्सप्रेशन आ रहा है, यहाँ से ओवरऑल जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ये ऑलरेडी निगेटिव है तो x प्लस 5 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और ये 0 भी नहीं हो सकता। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ग्रेटर देन -5, है ना। तो x इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 5। तो इस तरह से आपका लॉग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें बेसिक जो लॉग की प्रॉपर्टी है, अब दो चीज अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो लॉग का जो x होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, वो निगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आने वाला जो बेस है वो बेस भी आपको पॉजिटिव होना चाहिए। हो सकता है वो 0 से 1 में है, हो सकता है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहे हो,
अगर वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, अगर नहीं लाई कर रहा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। क्या यहाँ तक का क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर। मतलब क्या, आपने एनसीआर और एनपीआर इन दोनों से आप फैमिलियर हैं, ठीक है। एनसीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ सिलेक्शन, हाँ या ना, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ अरेंजमेंट और दूसरा हो गया नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो जब हम नंबर ऑफ सिलेक्शन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आने वाला एन और आर, सही है, बोथ मस्ट बी इंटीजर। ये दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, इसके अलावा और कुछ आप यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, आर का मैक्सिमम वैल्यू एन तक में जाएगा और आर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो कभी आपको एनसीआर या एनपीआर डोमेन या रेंज में दिया जाता है तो आप इस बेसिक कंसेप्ट का यूज करोगे कि आर मस्ट बी लाई बिटवीन 0 to n। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये होगा। अब नेक्स्ट आपका आता है जिसको हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने पढ़ा नहीं है मगर एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूँ कि जैसे मान लो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसे एफ साइन थीटा बोला, इसे हम वाई ले लेंगे। अब जब मैं इसका रिवर्स करूंगा यानी कि थीटा को लिखूंगा तो थीटा को जब मैं साइन इनवर्स ऑफ वाई लिखता हूँ तो इससे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला, ये इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बहुत सारी चीजें वो आईटीएफ जब आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। हमें तो यहाँ पे बस इतना सीखना है कि इस y के लिए मैं बस ये जानता हूँ कि ये -1 से 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का y यहाँ पे एंगल बन गया है, ठीक है। तो जब आप साइन इनवर्स ऑफ x पढ़ोगे और कॉस इनवर्स ऑफ x की बात करोगे तो इन दोनों ही केसों में x का जो वैल्यू है वो -1 से 1 है, ठीक है। हाँ, आगे जो tan है, tan और cot को डिफाइन मतलब प्रॉब्लम नहीं है। tan इनवर्स ऑफ x और cot इनवर्स ऑफ x, इसका तो रेंज ही x बिलोंग टू वो रियल नंबर है, ठीक है। सिमिलरली sec इनवर्स ऑफ x और cosec इनवर्स ऑफ x, इन दोनों के केस में आपका x बिलोंग टू रियल नंबर माइनस और -1 से 1, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो कहीं पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है तो आप बस सबसे पहले तो ये फोकस करो क्या वो साइन का फंक्शन है या कॉस का फंक्शन। अगर साइन और कॉस का हुआ तो अभी वहां पे x की जगह पे कुछ भी आ जाए वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा। दूसरा tan x या cot x फंक्शन आ जाए वो हमेशा रियल होगा, x बिलोंग टू रियल, और अगर sec x आ जाएगा तो उसमें रियल नंबर में से आप -1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर है? तो ये बेसिक आपके पास 5 रूल है, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है बेटा सभी को? तो नेक्स्ट, हाँ 6 वाला जो रूल है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करना शुरू कर रहे हैं। निकालो फाइंड द डोमेन ऑफ
रूट ओवर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन निकालो तो बेटा वही करना है। पहले आप इसको क्वाड्रेटिक वाले पोर्शन को बाहर निकालो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो और वे भी करना लगा। पहले ग्रेटर देन इक्वल टू था, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। सही तो है। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई विथ माइनस, नेगेटिव साइन से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, है ना, ऐसा हो जाएगा, मगर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी जो भी है। उसके बाद रिवर्स होने के बाद आप प्रोसीड कर लो। क्लियर है? कहीं भी डाउट होगा बोलना बेटा। हाँ सर इसके फैक्टर नहीं हो जाएंगे? इसके हाँ सर, फैक्टर, 3 और हाँ कर लो ना यार अदर फैक्टर। तो सर आंसर फिर अलग आ रहा है, लेकिन ये -1 नहीं -3 आएगा। मैंने रॉन्ग तो नहीं किया, ये देखो फैक्टर भी देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो फैक्टर 3 माइनस 2x, अच्छा इसको हमने ऐसे लिख दिया, और एक्स स्क्वायर मान लो 3x माइनस एक्स, एक्स कॉमन। हाँ सर, दूसरा -3 आ रहा है, +1 और -3। x-1 और x+3, माइनस और 3 से 1, ये कह रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो +1 किया माइनस किया 1 हो गया। सर यहाँ पे x यहाँ + प्लस 1 होगा। + 2 आएगा, आपने जो किया है उसमें। अभी ठीक है, सर वहाँ प्लस कैसे होगा? है ना? क्लियर है बेटा? हाँ सर। ठीक है, मान लो आपके पास दे रखा है फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x²/2। तो क्या x²/2 मेरा -1 से 1 के बीच में आएगा, है ना? ऐसा हो जाएगा। अब -2 इधर ले लो। अब देखो यहाँ से आपको कॉमन सेंस लगाना है कि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? तो स्क्वायर कांट बी निगेटिव। अगर स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता तो x² मस्ट बी लाई बिटवीन 0 से 2, और x मॉडुलस x करोगे तो ये आपका √2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो -√2 से 2 तक आएगा। क्लियर है ये चीज?
ठीक है, तो आप देख रहे हो कि x का जो वैल्यू आ रहा है वही मेरा डोमेन है। तो x इज लाई बिटवीन -√2 to √2 एंड यही मेरा डोमेन है। तो अगर आपको डोमेन कैलकुलेट करना है तो बेसिक जो ऊपर रूल दे रखे हैं 5 रूल, उस 5 रूल को फॉलो करते करते आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, तो जाके आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्या यहाँ तक का क्लियर है बेटा? हाँ सर। ये तुम लोगों ने रिप्लाई देना बंद कर दिया, नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर समझ में आ रहा है। तो मान लो कि इस तरह से आपको दिया हुआ है और लॉग दिया है, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 दिया है, सही है। तो अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो इस केस में हम क्या करें, बोलो? दो चीजें मेंशन कर रखी है ना, है कि नहीं? एक तो क्या है कि ये देखो, ये a है, ये x है, तो एक तो होगा कि x² - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब मैं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, और इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक तो ये लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के समय। दूसरी बात, x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0, ये इसकी प्रॉपर्टी लगा दी हमने। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x - 1 x + 1 इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट x की दो वैल्यू हो गई, -1 और 1, प्लस माइनस प्लस 1 से इधर हो गया, यहाँ से इधर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सही है ना, -1 से इधर और 1 से इधर, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया। अब और भी कंडीशन अप्लाई करनी है। देखो, हमने क्या कहा कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये नेगेटिव वाला जो वैल्यू है ये तो हम नहीं ले सकते, तो ये यहाँ रिजेक्ट हो गया। उसके बाद ये कंडीशन है, उसके बाद यहाँ पे भी एक कंडीशन अप्लाई है। अब मैं इस x के बारे में, देखो ये तो नहीं पॉसिबल है, तो मुझे समझ में आया कि अब जो मेरा x होगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अब वो यहाँ से दिख रहा है मुझे कि x मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। तो अगर x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए तो x तो पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी तो रिवर्स होगी नहीं, x² - x, इनइक्वालिटी यहाँ पे रिवर्स नहीं होगी, ये x की पावर 0 हो जाए, मतलब x² - x, और यहाँ पे ये बन जाएगा। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे 2 होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से आपका x - √2 आ गया, x + √2 आ गया, ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल जाएगा, एक -√2, एक √2, और प्लस माइनस प्लस, और आपको यहाँ से क्या मिल रहा है कि आपको -√2 से √2 के बीच का वैल्यू चाहिए। तो एक ने बोला कि x 1 से ग्रेटर होना चाहिए, एक कह रहा है कि √2 से इधर होना चाहिए। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा, है ना, यहाँ कहीं पे 1 हो रहा होगा, तो किसी ने बोला कि 1 से इधर ले लो, और एक ने कहा नहीं √2 से इधर ले लो, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो 1 से कहाँ रखा हो जाएगा, 1 से √2 तक का वैल्यू है। तो ये मेरा डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन निकालने का थोड़ा सा आइडिया लगा आपको, किस तरह से हम डोमेन निकाल रहे हैं? बेसिक जो 5 प्रॉपर्टी दे रखी है वही लगाना पड़ेगा, मगर उसके साथ साथ बेसिक आपने कुछ और चीजें भी पढ़ी है, वो भी अप्लाई करना ही पड़ेगा साथ में। क्लियर बेटा? हाँ सर। हाँ सर। चलो इतना ही।